हेलो एवरीवन, मेरा नाम विधि सिंघल है और मैंने यूपी पीसीएस जे में इस बार रैंक 115 आई है मेरी रैंक। आज हम बात करेंगे व्हाट शुड बी द रिवीजन स्ट्रेटजी। आप लोगों की रिवीजन स्ट्रेटजी क्या हो कि एग्ज़ाम में सिर्फ 2 महीना रह गया है, अब पता नहीं है क्या रिवाइज़ करें क्या रिवाइज़ ना करें, हम उस बारे में डिस्कस करेंगे। जब भी हम किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, स्पेशली अगर यूपी पे फोकस करें तो सबसे पहला काम आप लोगों को ये करना है कि आप अपने प्रीलिम्स के 10 ईयर्स लीजिए, जो भी 10 ईयर्स हैं, और उनके सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस को सॉर्ट कर लीजिए। एविडेंस एक्ट के क्वेश्चंस एक तरफ, टीपी एक्ट के क्वेश्चंस एक तरफ, और या सीपीसी सीआरपीसी के सबके क्वेश्चंस अलग अलग लिख लीजिए। और फिर ये एनालाइज कीजिए कि इन सब में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। जो भी टॉपिक बार बार रिवाइज हो रहा है या बार बार जिसके क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, आपको वो टॉपिक को अच्छे से बेयर एक्ट से पढ़ना है। बेयर एक्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट, सभी वीडियोस में आप लोग देखते हैं कि बेयर एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अगर एग्जाम सर पर है तो कैसे कोडिफाई करें। पूरा बेयर एक्ट रिवाइज नहीं हो पा रहा है तो कैसे रिवाइज करें जल्दी जल्दी। तो पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज करें, उसके बाद कम इंपॉर्टेंट, सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बाद लेस इंपॉर्टेंट, और फिर उसके बाद लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हम फोकस करेंगे। जो भी क्वेश्चंस 10 ईयर्स में आए हैं, जनरली हर जगह के पेपर में वो रिपीट होते ही हैं, तो आपको उन्हें रिपीटेशन, जिन क्वेश्चन का रिपीटेशन हो रहा है, आपको उन्हें अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके बाद अगर आप ये सोचते हैं कि आपने अभी से पहले कभी भी तैयारी नहीं करी है, 1-1.5 साल आपने तैयारी को नहीं दिया है और एग्जाम से 1.5-2 महीने पहले आप पूरा सिलेबस कवर कर पाएँ, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको प्रिपेयर करना है एग्जाम के लिए तो यू शुड फोकस एटलीस्ट 1 ईयर टू 1.5 ईयर बिफोर द एग्जाम अपीयर्स। फिर उसके बाद चलिए मान लीजिए आपका प्रीलिम्स हो भी जाता है 1-1.5 महीने की तैयारी में, तो आप कभी मेंस नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि आप 6-7-8 महीने पहले अपने बेयर एक्ट्स को अच्छे से रिवाइज करना शुरू कर दें। फिर हम आते हैं मेंस की क्या स्ट्रैटेजी होगी रिवीजन की। अगर आप पढ़ रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि वही मेंस के 10 ईयर्स निकालिए और मेंस के 10 ईयर्स के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको एक जगह पर नोट डाउन कीजिए। सीपीसी के एक तरफ, एविडेंस के एक तरफ। ये मत सोचिए कि आपको लिखना पड़ रहा है बार बार या लिखना पड़ेगा या आप सिर्फ कहीं पर उनको प्रिंट आउट निकलवा लें, ऐसा नहीं। जब तक आप अपने हाथ से चीज़ों को नहीं लिखेंगे तब तक आप उन्हें लर्न नहीं कर पाएंगे। तो आप सब सब्जेक्ट के क्वेश्चंस कोडिफाई करिए पहले और छोटा छोटा आंसर्स को लिखना शुरू करिए। पहली बार में जब आप लिखेंगे तो आपका आंसर में भी 3 पेज, 4 पेज, 6 पेज का हो जाए, पर आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि सब्सिक्वेंट रिविजन्स जो भी आपके हों, सेकेंड रिविजन हो, थर्ड रिविजन हो, तो आंसर इतना छोटा हो जाए कि वो आधे पेज में आ जाए। और आपकी राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप एग्ज़ाम में लिखने बैठेंगे तो आपको एग्ज़ाम में लिखने के लिए किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन को 5 से 6 मिनट होंगे और कभी कभी वो भी नहीं होंगे। तो आपकी स्पीड इतनी ज़्यादा होनी चाहिए और मैटर इतना कंसाइज और एक्यूरेट होना चाहिए कि एग्जामिनर इम्प्रेस भी हो जाए, मार्क्स भी दे दे और आपके मतलब आप रैंक में आ जाओ, स्कोर कर पाओ। ऐसे सब लोग बहुत ब्रिलियंट नहीं होते हैं। नोबडी इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एवरीवन इज़ अ नॉर्मल स्टूडेंट, बट सब अलग क्यों होते हैं, सब मेरिट में क्यों आते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है, आपने कितना अच्छे से प्रैक्टिस कर रखा है चीज़ों को। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अब कि रिवीजन कैसे हो रहा है मेंस का, या आंसर कैसे याद होंगे, या केस लॉस कितने इंपॉर्टेंट हैं, सेक्शन याद रखना कितना इंपॉर्टेंट है, तो हर आंसर में आपकी 3-4 चीज़ें होंगी। जैसे सेक्शन नंबर कौन सा है, उसमें अगर कोई लीडिंग केस आपको आता है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, आप लीडिंग केस लिख दो। अगर लीडिंग केस नहीं याद आ रहा है या कोई भी केस याद नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप अपना टाइम वेस्ट मत करो ये सोचने में कि कौन सा केस है या कौन सा केस नहीं है। सबसे पहला आपका फोकस होना चाहिए कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी सब टॉपिक्स की हो। आपका सबसे पहला जो रिवीजन में आप जब रिवाइज करने बैठोगे एग्जाम से पहले, तो सबसे पहले आपको देखना है जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज तक आए हुए हैं, 10 ईयर्स में आए हुए हैं, उन सबके सेक्शंस आपके एक जगह लिखे होने चाहिए। कहाँ से कहाँ तक के सेक्शंस किस आंसर में आएंगे, कहाँ से कहाँ तक का कंटेंट किस सेक्शन में आएगा। बेयर एक्ट के जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं सब क्वेश्चन में कवर होने चाहिए। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखना, आपको कुछ भी अपने मन से बनाकर नहीं लिखना। जो भी बेयर एक्ट कहता है, जो भी लॉ कहता है, आपको वही लिखना है। आप लॉ बना नहीं सकते हो, जो भी बेयर एक्ट में जितना भी लॉ है वही आपका कंटेंट है और वही आपको एग्जाम में लिखना है। इसके बाद आप रिवाइज सिर्फ उतना ही करो जितना आपको एग्जाम में लिखना है। जब एग्जाम आने में 1-1.5 साल होता है या कोई वैकेंसी नहीं है सर पर, तब आपका जो मन करे आप वो पढ़ो, कंटेंट पढ़ो, टेक्स्ट बुक से पढ़ो, जहाँ से मन करे पढ़ो। लेकिन जिस टाइम आपका एग्जाम सर पर है, आपको सिर्फ बेयर एक्ट रिवाइज करना है और बेयर एक्ट पर ही फोकस करना है। उसके अलावा आपका फोकस कुछ भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो यहाँ पर रहेगा वो रहेगा मॉक टेस्ट का। अगर आप कहीं कोचिंग ज्वाइन कर रखा है आपने या नहीं कर रखा है, तो आप अपना प्रीलिम्स देखो कि प्रीलिम्स में क्या क्या आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आए हुए हैं
और कहीं मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो जहाँ पर आप 3 घंटा बैठ के 1.5 घंटा बैठ के अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो। मेयर रीडिंग से आपका कुछ नहीं होगा, आप सिर्फ पढ़े जा रहे हो, आपको नहीं पता कि आप कितने एक्यूरेट हो, आप क्या एसेंशियल चीज़ों पे फोकस कर भी पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो कहीं बैठकर अपना आप टिक मार्क MCQ सॉल्व करें और बबल्स फिल करें, मतलब आंसर शीट में जो बबल्स होते हैं उनको फिल करने की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। कई बार बच्चों के बबल्स ही छूट जाते हैं, क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट हो गए लेकिन बबल्स फिल करना रह गया, तो उससे भी आप बाहर हो जाते हो। फिर आपको देखना होता है कि भाई नेगेटिव मार्किंग है अगर, तो नेगेटिव मार्किंग में मैं कैसे अपने आप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करूं कि नेगेटिव से ऊपर आ जाएं। मान लीजिए अगर आप श्योर हैं कि मेरे 15 क्वेश्चंस ठीक है, तो आप 15 क्वेश्चंस में 1-2 क्वेश्चंस का रिस्क ले सकते हो, 3 क्वेश्चंस का भी रिस्क ले सकते हो कि भाई 3 नेगेटिव मार्किंग के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आप श्योर नहीं हो। उसके बाद अगर आप इंटरव्यू की बात करते हैं कि भाई इंटरव्यू मेंस का रिजल्ट आते ही जैसे 2 दिन में इंटरव्यू आ गया, तो क्या चीज़ रिवाइज करें जो इंटरव्यू में इंपॉर्टेंट है। तो इंटरव्यू के लिए कोई सेट पैटर्न नहीं है, इट इज़ आपका सिर्फ पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। आपका मेंस दिया है, आपने मेंस क्वालिफाई किया है, आप श्योरली आप मेरिट में आ गए हो, तो नॉलेज का टेस्ट तो हो जाता है कि आपकी नॉलेज क्या है, कैसी है, सब कुछ पता लग जाता है। लेकिन आप कितने प्रेजेंटेबल हो, क्या आप जिस जगह के लिए अप्लाई कर रहे हो, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वहाँ पर जाने लायक भी हो या नहीं हो, तो उसका सिर्फ टेस्ट है। तो आप जैसे हो, यू कैन नॉट मैनिपुलेट, आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो। आप जैसे भी हो, जैसे भी आप हो वैसे ही अपने आप को पोर्ट्रे करो। डोंट टेल लाई, झूठ बोलने की कोई कोशिश नहीं करें। अगर आपको आंसर नहीं आता है तो आप सीधे से बोल दें कि सर मुझे ये नहीं आता है, क्योंकि किसी को भी 100% चीज़ें नहीं आती हैं, किसी को कुछ आता है कुछ नहीं आता है, तो आप डायरेक्टली डिनाई कर सकते हो कि मुझे ये नहीं आता है। अगर आप यूपी में देखेंगे तो बहुत सारे बच्चे एग्जाम ही नहीं देंगे कि भाई यूपी में तो बहुत ज़्यादा जीएस आता है या जीएस का बहुत मुश्किल होता है, आईएएस का पैटर्न आता है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। अगर जीएस के लिए वही स्ट्रेटजी अपनाएं, देखिए 10 ईयर्स करें जीएस के रिवीजन में और फिर वही कोडिफाई करें कि 10 ईयर्स में से जीके में से किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप उसमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करें, कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो आपके लॉ में भी कवर होंगे और आपके जीएस में भी कवर होंगे। फिर इंटरनेशनल लॉ कवर करें अपना, इंटरनेशनल लॉ की जितनी भी करंट अफेयर्स हैं वो जीएस में भी कवर होती हैं और लॉ में भी कवर होती हैं। तो इस तरह से आपको जो मेन रिवीजन के टाइम का आपका स्ट्रैटेजी है वो सबसे यही इंपॉर्टेंट है कि अपने कंटेंट को 3 पार्ट में डिवाइड करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट और लीस्ट इंपॉर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे पहले करें, प्रायोरिटी दें, कम इंपॉर्टेंट जो है नॉट सो इंपॉर्टेंट उसको उसके बाद करें, और फिर जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है अगर वो एग्जाम से पहले छूट भी जाता है तो भी आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। ये हमारी रिवीजन की स्ट्रैटेजी थी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको ये बताऊंगी कि जब आपका रिवीजन का फेज़ होता है या आपका एग्ज़ाम आने वाला होता है तो आप बहुत डीमोटिवेट हो जाते हो, आप डीमोरलाइज हो जाते हो एकदम, आपको समझ में नहीं आता मेरा होगा या नहीं होगा, या सब बच्चों का सिलेबस तो मुझसे बहुत आगे चल रहा है, मेरा सिलेबस इतना पीछे है, मेरा नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर ट्राई टू बी इन कॉन्टैक्ट विद योर फ्रेंड्स, फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके पूरे प्रिपरेशन के दौरान। जब आप के बहुत लो पीरियड्स आते हैं, आपको लगता है कि यार मेरे से नहीं होगा, मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा, तो आप फैमिली के साथ रहिए, टाइम स्पेंड करिए और कोशिश करिए कि आपका मैक्सिमम टाइम पढ़ाई को ही दिया जाए। कि लोग कहते हैं कि भाई कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 10-10 घंटे पढ़ें या 12-12 घंटे पढ़ें, बिना 12 घंटे पढ़े भी एग्ज़ाम हो सकता है। तो मेरा जो अपना ओपिनियन है वो ये है कि सिलेबस इतना वाइड होता है कि अगर आपको दिन में 24 घंटे भी मिल जाए पढ़ने के तो वो भी कम है शायद, क्योंकि यू नीड टू रिवाइज, उसको आपको बार बार रिवाइज करना है। और MCQ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि भाई मेंस में आप सेक्शन नहीं लिखो तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर MCQ में गलत हो गया तो यू लूज़ 1 मार्क, पूरा 1 मार्क आपका चला जाता है। एंड जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मेरा जो एक मैं बोलना चाहूँगी वो ये है कि देखो, आपको कई बार लगेगा कि और लोग तो जॉब कर रहे हैं, मैं क्या कर रही हूँ, मतलब कुछ नहीं है मेरे पास, ना जॉब है, आई एम नॉट अर्निंग, क्वालिफिकेशन भी पूरी हो गई है, कंपटीशन की कोई श्योरिटी नहीं होती है, तो आपको गैम्बल लेना पड़ेगा। एंड यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ कि नहीं मेरा हो जाएगा। जब तक आप विश्वास नहीं रखोगे तब तक बहुत मुश्किल है कि एग्ज़ाम क्वालिफाई हो पाए। थैंक यू।